अरे देखते हैं 9 का 4th पार्ट विविध प्रश्नावली का 9 का 4th पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, देखो आप क्या देखते हैं, देखो आपने क्या देखा कि पी क्यू आर तीनों का एक ही बिंदु है जो एक बिंदु होता है वो उसे हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। अच्छा, ये उभयनिष्ठ बिंदु जब एक ही बिंदु आया, उभयनिष्ठ बिंदु आया, वो माध्यिका है उसको कितने अनुपात में बांट रही है? देखो प्रत्येक माध्यिका वो कितने अनुपात बांट रही है? 2:1 में, 2:1 में बांट रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बिल्कुल बीच में स्थित है तो इसका मतलब ये है त्रिभुज का केंद्रक। ये क्या है? त्रिभुज का केंद्रक। तो अगले क्वेश्चन में यही बोला है 5 नंबर में, तो 4 तो ऐसे था केवल बताना था। 5 में ये बोला गया है, 5 देखना, 5 में ये बोला गया है फिर कि यदि ए x1 y1, देखो ये हमने x1 y1 लिख भी रखा है, देख रहे हो, बी आपका x2 y2, सी आपका x3 y3 हो, तो फिर क्या है? इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। अब सुनो, केंद्रक का उभयनिष्ठ बिंदु है, केंद्रक क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। कौन कौन से? पी क्यू आर। तो किसी एक के निर्देशांक निकाल लो, वही तीनों के निर्देशांक हो जाएंगे। बताओ किसके निकाले? पी के की क्यू के की आर के। बताओ कौन से विभाज्य बिंदु के निर्देशांक निकाले? आप ये बताओ। पी के, क्यू के की आर के। पी के निकाले, तीनों है तो एक ही जगह पर। तो अगर पी के निर्देशांक निकालेंगे, पी विभाज्य बिंदु होगा तो हमें किसके निर्देशांक मालूम होने चाहिए? ए के और डी के। तो ए x1 y1 तो हो गया, फिर डी x2 y2 का काम करेगा, और डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है? बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बच्चों निकाले थे। क्या हो गया? कल निकाल लेते नहीं, अभी इसको लेकर के कहाँ निकाले? जो तीसरे में शीर्ष दिए है वो आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हैं, इन शीर्षों को लेकर कहाँ निकाला है? अब इन शीर्षों को लेकर के बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। समझ गए हो? बीसी के मध्य बिंदु फिगर ये दोबारा बना लेना ना, दूसरा फिगर बना लेना। बीसी के मध्य बिंदु उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो माध्यिका है प्रत्येक को कितने पार्ट बांटती है? 2:1 में, और एक ही जगह पर एक बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु आता है। इतना स्पष्ट हो गया। अब ये दोबारा चित्र बना लेंगे तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकाल देंगे, जिसमें उसने पहले दे रखा है कि x1 y1 पहला बिंदु होगा, b x2 y2 होगा, c x3 y3 होगा। तो अगर विभाज्य बिंदु P के निर्देशांक चाहिए तो मध्य बिंदु D के निर्देशांक आपको मालूम होने चाहिए, है? तो BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु अब मध्य बिंदु का तो आप सूत्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब बीसी के मध्य बिंदु अगर डी के निर्देशांक निकालोगे, बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकालोगे तो डी को लिख लो पास में। अब फार्मूला क्या होता है? तो आप जानते थे, पहले से पहला जोड़ो हाफ करो, प्लस दूसरे से दूसरा जोड़ के हाफ करो, अर्थात x2 + x3/2 ऐसा होता था। क्या हो जाएगा? x2 + x3/2 और कामा y2 + y3/2, y2 + y3/2 निकला। ये निकले मध्य बिंदु निर्देशांक थोड़े बड़े हैं तो ये याद रखना। ये कौन से निकले हैं यहाँ बताओ, लिख दें। इतने बड़े लिखने पड़ेंगे डी के जगह पर, याद रखोगे। x2 + x3/2 y2 + y3/2 ये किसके निर्देशांक निकला है? डी के। समझना बच्चों, ये डी के निर्देशांक है। अब क्या है? ए का काम, ए बिंदु जो है उसको हम क्या बोलते हैं? x1 y1, और जो बी बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते थे? x2। तो ये पूरा टर्म अब क्या हो गया बताओ? x2, क्योंकि पहला बिंदु रहता है ए x1 y1 और दूसरा बिंदु रहता था क्या? x2। तो इसको बड़ा नाम दो, बड़ा x2। अब इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा y2, क्योंकि इसमें x पहले से है ना। तो याद रखना x1 y1 ये स्वयं है, अब x2 y2, x2 इतना है, y2 इतना है। अब विभाज्य बिंदु कौन सा हो गया? P। सही है, Q भी है, R भी है, लेकिन इसके लिए विभाज्य बिंदु कौन सा है? P। वो सबके सेम निकलेंगे क्योंकि तीनों बिंदु कहाँ पर हैं? एक ही जगह हैं। तो विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, विभाजक बिंदु P के निर्देशांक अंतर कर रहा है कि वायता कर रहा है? अंतर। विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, अंतर विभाजक बिंदु P के निर्देशांक। फार्मूला तो सबको आता ही है। फार्मूला क्या होता है? विभाज्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो P को पास में रखेंगे, और फार्मूला आप जानते हैं क्या होता था? m1 x2 + m2 x1, और अपान में बच्चों होता था m1 + m2, और दूसरा होता था m1 y2 प्लस और प्लस 2y1
और नीचे क्या होता था m1 प्लस m2। ये इतनी बार फार्मूला लिखा गया है, और अगर फिर भी आपको नहीं याद है तो आपका बड़ा दुर्भाग्य है, समझ। m1 कितना है बताओ? m1 मतलब पहला रेशियो 2 और दूसरा m2 कितना है 1। तो यहाँ पर m1 हो गया 2 और m2 हो गया 1। या याद रखना m1 कितना बताओ 2 और x2 बता दो। x2 रखो थोड़ा बड़ा है x2, तो ऐसा करते हैं ऐसे। x2 कितना है? x2 आपका x2 प्लस x3/2 कितना है? x2 प्लस x3/2 इतना है, ठीक। m1 x2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है? x1 है। x1 कितना है? x1 तो x1 है। अपान में क्या होता था बच्चों? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कहेंगे तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? सही है। अब इधर रखो m1 कितना है 2, m1 है 2 और y2 थोड़ा बड़ा है, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, अच्छा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। और ये m2 कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। और y1 तो y1 क्या है y1। और नीचे क्या रहता है m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना होता है 3। तो इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया। अब देखो थोड़ा समझ आ गया। तो p बात है बच्चों 2 से 2 कैंसिल है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर डिवाइड हो नीचे मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल होता है। कभी भी प्लस और ऊपर प्लस है तो नहीं कैंसिल करोगे। यहाँ पर प्लस साइन लगा होगा ना कैंसिल करना, तब होगा मल्टीप्लाई करके वो लिया जाएगा एलसीएम। क्या लिया जाता है? एलसीएम। और केवल मल्टीप्लाई है तो कैंसिल कर लिया करो। इसी प्रकार देखो ये भी मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया बताओ? x1 बन जा x1 पहले लोग पहले आता है, x1 बन जा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। क्या गया बताओ? क्या गया? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ऐसा फार्मूला तुमने पीछे देखा होगा। y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो ये फार्मूला भी हम लोगों ने जो त्रिभुज के निर्देशांक का फार्मूला होता है वो भी प्रूव करके देख लिया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला क्या गया? बिंदुओं a -1, -1 b, -1, 4 c, 5, 4 और d, 5, -1 से एक आयत ABCD बनता है। एक आयत हमने CQRS लिखा है। कौन सा आयत बनता है? ABCD। तो पहले A फिर B उसके बाद C और उसके बाद D। एक आयत ABCD बनता है। फिर बोला है कि PQRS इन भुजाओं के क्रमशः मध्य बिंदु है। क्रमशः मतलब बारी बारी से सुनो। P किसका मध्य बिंदु होगा? पहले AB का, ठीक। और Q किसका होगा बताओ? BC का। और CD का मध्य बिंदु क्या होगा? R। और DA का मध्य बिंदु क्या होगा? बिल्कुल मध्य में रखना, यस। तो बता रहा इससे मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? क्या वो समचतुर्भुज होगा? क्या वो वर्ग होगा? क्या वो आयत होगा? सकारण बताइए, मतलब कार सहित बताइए। तो इनको मिलाओ और देखो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। वो तो हम दूरियां निकाल के पता करेंगे। पहले तो मध्य बिंदु निकालेंगे, इनको मिलाते हैं ऐसे। अब जो कुछ बने वो दूरियां निकालने मालूम होगा। अब इनके निर्देशांक बच्चों बता दो। ए के निर्देशांक कितने थे? -1, और बी के -1, -4, सी के 5, 4 और डी के 5, -1। अब देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या जरूरी हो जाता है? जो मध्य बिंदु दिए उन सभी मध्य बिंदुओं के क्या निकाले जाए? निर्देशांक। तो ये P किसका मध्य बिंदु है बताओ? AB का। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, या हम डायरेक्ट लिखे मध्य बिंदु P के निर्देशांक में AB का है, नहीं लिखना चाहो ये भी लिख लो। रेखाखंड AB के रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक।
अगर हमें पी के निर्देशांक चाहिए तो हम पी को साथ में लिखेंगे और मध्यबिंदु का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, मध्यबिंदु का फार्मूला तो आपको मालूम है, एक बार लिखे थे फिर याद रखना। मध्यबिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और गामा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। समझो बच्चों, ध्यान समझना। अब देखो x1 y1 और x2/2 मानते किसको हैं, जो रेखाखंड लेते हैं उसी का जो पहला बिंदु होता है वो x1 y1 होता है और जो दूसरा बिंदु होता है वो x2y2 होता है। जैसे a भी लिया है तो इसका पहला बिंदु कौन सा हो गया, x1 y1 और दूसरा बिंदु कौन सा हो गया, x2y2। या आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें तो कैसे करते हैं, हम पहले से पहला जोड़ के हाफ कर देते हैं और दूसरे से दूसरा जोड़ के, जैसे -1 और ये माइनस और प्लस जोड़ के करते हैं ना, तो बीच में प्लस समझना। तो -1 और प्लस माइनस क्या होगा, -1 है ही नहीं, क्या हो जाएगा -1 और -1, क्यों बीच में क्या रहेगा, देखो बीच में क्या है, प्लस है। तो ये देखो -1 या प्लस समझो तो प्लस माइनस -1, अपन में कितना हो जाएगा बताओ, अपन में 2। इसी प्रकार आगे देख लो, y1 प्लस y2 है तो -1 या प्लस समझो +4, -1 प्लस -4/2। तो जो पी के निर्देशांक आएंगे -1 -2/2। अब 4 में से बन गया -3 और 2 बन जा 2। तो जो पी के निर्देशांक आगे बच्चों वो आगे -1, 3/2। इसी प्रकार लिखते हैं क्यू के निर्देशांक, इसी प्रकार क्या लिखते हैं, क्यू के निर्देशांक इसी प्रकार लिख के लगाएं। यस सर। इसी प्रकार क्यू के निर्देशांक क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट, अभी ना लिखें कि रेखाखंड हो तो समझी लोगे। क्यों किस रेखाखंड का मध्य बिंदु बताओ, BC का। तो आप किसको देख के काम करेंगे, B और C को। तो जो B होगा वो आपका x1 y1 होगा, x2y2 नहीं होगा। क्या होगा, ये x1 y1 और C होगा वो x2। या डायरेक्ट याद रखो, पहले से पहला जोड़ के याद था, अर्थात -1 प्लस 5/2। तो कितना होगा बताओ, -1 प्लस 5/2 कामा, बताओ अगला 4 प्लस 4 प्लस 4/2। हाँ, तो ये क्यू के निर्देशांक के बच्चों आएंगे। 5 में से बन गया 4/2, 4 और 4 कितना होता है 8। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो क्यू के निर्देशांक बच्चों है 2, 4, 2, अब इसी प्रकार देखो आर के निर्देशांक हम निकालते हैं। आर किसका मध्य बिंदु, पहले उस रेखाखंड को देखो, सी का। तो सी का कौन सा बिंदु होगा, x1 y1 और डी क्या होगा, x2/2। तो देखो x1 प्लस x2 अर्थात 5 प्लस 5/2, 5 प्लस 5/2 और दूसरा बिंदु 4 और -1/2, 4 -1/2। तो ये जो आर के निर्देशांक बच्चों आएंगे वो आएंगे 5 और 5 10/2। 4 में से बन गया 3/2, ये आ गया 3/2। आर के भी आ गए। अब रह गए किसके, पी क्यू आर यस। अब यस के निर्देशांक, तो अगर यस के निर्देशांक काट दीजिए, कैंसिल होगा। यस सर। कैंसिल कर लो, 2 5 जा 10। तो ये आ जाएगा आर के जो निर्देशांक आएंगे 5, 3/2। हाँ 5, 3/2। अब किसके रह गए, यस के। तो देखो इसी प्रकार बच्चों यस के निर्देशांक देख लो, जिसके भी निर्देशांक लिखने हो उसको पास में रखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट। यस के लगाने तो यस किसका मध्य बिंदु बताओ, डी और ए का, है कि नहीं, डी और ए का। ऐसे चले थे ना, ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और डी ए का मध्य बिंदु यस। तो डी पहला बिंदु और ये दूसरा। तो ये पहला बिंदु हमेशा x1 y1 रहता है, दूसरा क्या रहता है x2y2। या ऐसे समझो, पहले से पहला जोड़ो अर्थात 5 यहाँ प्लस माना जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 1, 5 -1/2। अगला -1 और यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 -1/2। तो जो यस के बच्चों निर्देशांक आएंगे 5 में से बन गया 4/2 कामा 1/2 तो माइनस का 2/2। तो 2 2 जा और 2 बन जा। तो ये यस के निर्देशांक बच्चों जो आए हैं 2, -1। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम सभी के निर्देशांक लिख के जो हमने मध्य बिंदु निकाले हैं पी के, क्यू के, आर के और एस के। तो बता रहा है कि पी क्यू आर एस से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो हमें किसी भी प्रकार का चतुर्भुज का पता लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी का फार्मूला लगाकर दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले किसकी दूरी निकालोगे, पी और क्यू की, फिर क्यू आर की, फिर आर एस की, फिर एस की। सही है, तो पहले पी क्यू की दूरी निकालते हैं। तो पी क्यू की दूरी निकालने के लिए पी और क्यू को लेंगे, पी को पहला बिंदु कहेंगे और क्यू को दूसरा बिंदु कहेंगे। या आप ऐसा समझे, फार्मूला क्या होता था कि आप फर्स्ट से फर्स्ट टर्म घटाइए, होल आविष्कार कीजिए, फिर सेकंड से सेकंड टर्म घटाइए, होल आविष्कार कीजिए। क्या हो जाएगा बताओ, -1 -2। सौम्या इसमें क्या हो जाएगा बताओ, -1 -2 -1 -2 का होल आप। अगला बताओ 3/2। हाँ
3/2 -4 का होल ऑफ। अब आप देखिए ध्यान से, 2 और 1 कितना होता है, -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 4 जा चक्कू 8। तो ये 3 तो इसके नीचे है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिसमें जो अंक नीचे है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एलसीएम लिया जा रहा है एक तरीके से। एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, जिसके नीचे अंक हो उसमें ना करो। तो 2 4 जा 8, ये 3 नीचे है इसके नहीं होगा, तो 2 4 जा 8 ही ऊपर रहेगा। नीचे कितना है 2, इसका होल ऑफ। अब देखना 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, और 8 में 3 गया बताओ, माइनस का 5/2 इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर तो 9 है और प्लस का 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4। अब देखो इधर देखो, 4 नेम 36, 4 नेम 36 में 25 जोड़ दो, 36 में 25 जोड़ा, 6 5 11 से 1 हाथ से लगाए, 4 2 6। हाँ रूट 61, रूट 60 ये पूरे में रूट है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 61 और डिवाइडेड बाय 4 पूरे होल अपन 4। तो ये रूट ओवर ऑफ 61 तो वर्ग में निकलेगा नहीं बाहर, लेकिन 4 का निकलेगा कितना 2। तो कितना आ गया रूट 61/2 मात्र। अब ये हमने दूरी निकाल ली किसकी बच्चों, ये दूरी निकाली पी क्यू की। अब किसकी दूरी निकाल दें, पी क्यू बाद क्यू आर की। तो अगर क्यू आर की दूरी निकालेंगे तो 2 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, याद रखना क्यू और आर को। देखिए ध्यान से, क्यू आर को ध्यान रखो, 2 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। अगला पॉइंट 4 - 3/2, 4 - 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमें लगता है वही पॉइंट बन रहा है। देखो देखो वही बनेगा, कैसे बनेगा। 5 में से 2 गया, -3 का होल ऑफ। अब जब चक्कू 8 में 3 गया, माइनस का है चक्कू 8 में से 3 गया, 5 बटे इसका होल ऑफ। इधर देखो खुद देखो, 3 तिया और प्लस 25 बटे 4, 2 दूनी 4 होता है। देखो ये बना, इसको डायरेक्ट लिख दे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 61/2 मात्र। ये भी डिस्टेंस आ गए। अब किसके डिस्टेंस रहेगा बताओ, पी क्यू क्यू आर। अब आर एस पहले इतना नोट करो, फिर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते। अच्छा एवे के मध्यबिंदु पी के निर्देशांक, बीसी के मध्यबिंदु क्यू के निर्देशांक वो तो हो ही चुके थे। पी क्यू की दूरी निकाली, क्यू आर की दूरी निकाली, किसकी निकाल दें आर एस। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए आर और एस को। आर और एस को ध्यान रखते हैं बच्चों। देखना कितना हो जाएगा, 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3/2 और माइनस माइनस प्लस। जब माइनस होता था तो क्या हो जाता था प्लस, तो 3/2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप इतना समझा करो, पहले पॉइंट ऐसे रखते हैं, दूसरा साइन बदल देते हैं। जैसे ये पहले पॉइंट प्लस है ऐसे रखेंगे, लेकिन अगले में प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर। सुनो पहला पॉइंट ऐसे रखेंगे 3/2, लेकिन माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3/2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। सूत्र याद करने की कोई जरूरत ही ना रहेगी, समझ रहे हो। देखो अच्छा 5 में से 2 निकल गया, 3 का होल ऑफ इधर 2 बन जा और 3 में 2 जोड़ा, 5/2 का होल ऑफ। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा और 2 2 जा। ये तो पीछे वाली कहानी बन गई। कितना हो गया बताओ, रूट 61/2 मात्र। अब किसकी डिस्टेंस रह गई, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी। अब एस पी निकाल दो। अब एस और पी को ध्यान में रखो, तो हो जाएगा 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आगे देखो -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो -1 और -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमने बोला कि पहले के साइन में कोई दिक्कत नहीं, पहला प्लस है तो प्लस ही रखो, माइनस है तो माइनस रखो, अगले वाले साइन बदल दिया करो। +2 और माइनस तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ये माइनस बने लेकिन प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -1 -3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो अच्छा, तो 2 और 1 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर आप देख लो थोड़ा, इधर कितना बनेगा, 2 बन जा माइनस का 2 और माइनस का 3,
तो माइनस का 5 हुआ कि नहीं हुआ भाई? -2 बन जा 2, 2 बन जा 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 होल अपॉन 2, इसका होल ऑफ, तो ये बनेगा आपका कितना? देखो 3 3 जा और 5 5 जा 25, और माइनस माइनस प्लस, और नीचे देखें तो हाँ नीचे देखें तो हम लोग 4 है। ये तो वही फिर से बन गया, देखो कितना बन गया? √61/2 4 की 2 रहेगा। अरे 4 है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकालोगे, रूट से बाहर 2 हो जाएगा ना, पीछे करते रहे। अच्छा अब क्या निकालना पड़ता है? विकर्णों की लंबाइयाँ। तो इसमें 2 विकर्ण है, एक कौन सा बताओ? QS, और दूसरा विकर्ण कौन सा है? RP। अब निकालो, पहले विकर्ण निकालो QS। Q और S को देखते हुए, देखना बच्चों, Q और S को देखते हुए क्या हो जाएगा? 2 - 2, 2 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -1 और -4, तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 और -4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो 2 से 2, ये तो 0 हो गया, इधर देख लो 4 और 1 कितना हो जाएगा? -5 का होल ऑफ, और 5 5 जा 25, 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो आप लिख दिए हमने डिस्टेंस 5 मतलब। अगली डिस्टेंस किसकी निकालनी है बच्चों? विकर्ण RP। तो R और P को ध्यान रखना, देखो ध्यान से, R और P को 5, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, हमें लगता है विकर्ण नहीं बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। 3/2 ना हो, 3/2, और ये भी क्या है? 3/2, तो क्या हो जाएगा? 3/2 और माइनस का 3/2, ये तो बराबर ही आ गया, कैंसिल होगा प्लस माइनस। इसको देख लो 5 और 1 6 का होल ऑफ स्क्वायर, और 6 6 जा 36, किसका वर्गमूल? 6 मात्रा, 5 मात्रा 6 मात्रा। तो विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन भुजाएं बराबर है, तो क्या हो गया बताओ? समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, विकर्ण ना बराबर हो। सम्मुख भुजाएं में तो दिखते हैं फिलहाल है कि नहीं? तो समांतर चतुर्भुज नहीं लग रहा तुमको? ये सम चतुर्भुज लग रहा? सम चतुर्भुज है ये, कैसा है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होते थे, इसमें तो सभी भुजाएं बराबर होंगे, ये सम चतुर्भुज है। कैसा है? RP में अच्छा होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तभी तो 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तभी 0 हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक, बहुत बढ़िया बात, नोट कर लो, जब ना समझ में पूछ लो। सम चतुर्भुज है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान समझना, बातें मत कर लो। यदि बिंदु A1, -2, B2, 3, C, A, 2 और D, -4, -3 से एक समांतर चतुर्भुज बनता है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग मात्रक है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। देखिए उसने पहले बता दिया है कि समांतर चतुर्भुज बनता है, इसका मतलब ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। बना लो, ठीक है, साथ साथ बना लो। ये समांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है तुमको? कैसे? क्योंकि ये सम्मुख भुजा बराबर, देखो दिख रही है, इतनी लंबाई इसकी, इतनी लंबाई इसकी, और ये सम्मुख भुजा देखो, इतनी लंबाई इसकी, इतनी इसकी, चौड़ाई बराबर, लंबाई बराबर है। समांतर चतुर्भुज लगा। अगर वर्ग बनाते तो कैसे बनाते? वर्ग बनाते तो चारों भुजाएं जितनी लंबाई की है उतनी लंबाई की रखते हैं, समझ रहे हो? ये आइडिया होता है, याद रखना। अच्छा ए कितना दिया बताओ? 1, -2। B कितना दिया? 2, और C A, 2 और D -4, -3 -4, -3। पहले नंबर पर उसने बताया है कि आप क्या करें? A का मान निकालें। तो आप तो जानते हैं, सुनिए, मालूम है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, मालूम है ये? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर
समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों देखो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि समान भागों में विकर्ण क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। मान लो एक विकर्ण AC है और दूसरा BD और दूसरा विकर्ण क्या है, BD। तो ये किस बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, मान लो किसी बिंदु पर करते हैं। तो समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि ये जो मध्य बिंदु बनेगा किसका, AC का, उसी प्रकार ये मध्य बिंदु बनेगा किसका, BD का, तभी तो समान भागों में मतलब बराबर हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे कि AC के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। इसलिए विकर्ण या विकर्ण लिखो या रेखाखंड लिखो, वैसे रेखाखंड भी बता है, इसलिए रेखाखंड। बताओ विकर्ण लिख दो, बताओ रेखाखंड विकर्ण लिख दो। यस सर। विकर्ण है तो विकर्ण लिख दो। विकर्ण AC के विकर्ण AC के मध्य बिंदु के आई बैंक का छोड़ जाए का विकर्ण AC के मध्य बिंदु धीमे ओके निर्देशांक जो तो पूरा बिजली पाई में जम जाए। बराबर अब किसके विकर्ण BD के मध्य बिंदु विकर्ण BD के फार्मूला है मध्य बिंदु दिखाता हूं। देखो तो इसमें किसको देख के निकालेंगे, AC को। इसमें AC को देख करके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे और इसमें BD को देखते हुए मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे, सही है। और बिंदु मध्य बिंदु दोनों में समान है, कौन सा है O। लेकिन देखना किसको है, इसमें देखना AC को, तो A और C को देखो। फार्मूला तो जानते ही आप लोग क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। पीछे लिखवाया जा चुका है। या आप ऐसा समझे कि पहले से पहला जोड़ के आधा और दूसरे जोड़ के हाफ, यानी 1 प्लस A तो इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस A/2 कामा फिर कितना हो जाएगा -2 और यहाँ तो प्लस रहता है। यस सर। तो -2 प्लस 2/2। अगला अब किसको देखना है, BD को। तो BD को देखो 2 यहाँ तो प्लस है, समझना 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 4/2 कामा फिर कितना हो जाएगा 3 और -3, तो 3 - 3/2। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, इधर साथ साथ बात नोट कर लिया करो, साथ साथ ना नोट किया करो। 2 से 2 कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो गया तो ऊपर 0 बचा है, तो 2 से अगर 0 डिवाइड करोगे क्या आएगा 0। इसी बार यहाँ पर भी 0 बचा है, 2 से अगर 0 डिवाइड करो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर O के निर्देशांक कितने आगे देखना 1 प्लस, या आप ऐसा करो, सुनो वो तो 0 हो ही गया, 0 और 0 बराबर करने से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मिलेगी कहीं। तो वैल्यू हमें एक ही चाहिए, तो हम क्या करें, पहला निर्देशांक पहले के बराबर करें। तो पहला निर्देशांक इधर कितना है, इधर है बच्चों 1 प्लस A/2, इधर आपका है 1 प्लस A/2, उधर कितना है, उधर है 2 - 4/2। नीचे तो 2 सेम है ना, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो फिर कितना हो गया 1 प्लस A = 4 में 2 गया -2। तो ये +1 है, उधर किसमें जाएगा बताओ, -1। A की वैल्यू कितनी आ गई -3। हाँ, A की वैल्यू तो आ चुकी है -3। अब A की वैल्यू निकाले बता रहा था, फिर क्या बता रहा था, फिर बता रहा था ये देखो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग मात्रा के समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई का। तो इसमें दिया क्या गया है, ये दिया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ABC। एरिया को अगर शॉर्टकट में आपको डिनोट करना हो तो आप AR बना दिया करो, क्या बना दिया करो, AR। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया है 12 वर्ग मात्रा, कैसा। हाँ, तो ये दिया गया है 12 वर्ग मात्रा। अब आप ये बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी आधार AB के संगत। ये बोल रहा है कि तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समांतर चतुर्भुज की संगत। तो इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकाले तो इस शीर्ष से लंब डालोगे कि इस शीर्ष से डालोगे, इस शीर्ष से डाल देना। लंब हमेशा कितने डिग्री पड़ता है 90। लंब का नाम क्या रखना चाहोगे, डी रख दें, इसमें कौन सा बोला गया, ABCDEF रख देना, ABCDE रखो, पहले डी रख लिया, डी हो गया ना, डी से आया है। तो डी क्या हो गया, लंब। डी आपका क्या बन गया, लंब।
अब आप ये देखो फार्मूला अगर समांतर चतुर्भुज का होता है क्षेत्रफल का, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कल बताया भी था, आधार गुणे। तो अगर हमें आधार मालूम हो जाए तो ऊंचाई मालूम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ऊंचाई। तो इस आधार का मतलब क्या हो गया, आधार का मतलब हो गया ए बी की दूरी, ए बी के बीच की, तो निकाल दो ना। तो इसलिए ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फार्मूला तो सबको आता होगा। तो ए बी को देखते हुए दूरी का फार्मूला लगाओ, क्या होता है 1 - 2 का होल ऑफ प्लस -2 - 3 -2 - 3 का होल ऑफ। अब आप देखिए 1 में 2 में से माइनस बन गया, -1 का होल ऑफ इसके, 3 और 2 कितना होता है बच्चों, -5 का होल ऑफ इसके। तो 1 बन जा, माइनस का डबल गुणा प्लस और 25 माइनस का डबल गुणा 25 में 1 जोड़ो, हाँ 25 में 1 जोड़ो 26 मात्रक आ गया, यानी √26 मात्रक। जो लंबाई आई है वो आधार की लंबाई आई है, आधार की। भाई तुमको तो पूरा प्रूफ चाहिए ना, हम ऐसे तुम्हें लोकल तरीके से समझा नहीं पाते हैं। एक ही आधार दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होते हैं। तो बच्चों फिर हो क्या जाएगा बताइए, अगर बराबर होते हैं तो एक ही आधार कौन सा बताओ, ए बी। इसे ए बी आधार पर दो त्रिभुज बने और दो समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं कैसी होती है, समांतर, अर्थात ए बी किसके समांतर होगी, सी डी के। तो दो समांतर भुजाओं के मध्य और एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर। तो एक ही आधार ए बी पर दो त्रिभुज बने, देखना एक ए बी सी और एक ए बी डी। भाई ए बी को लेकर काम करना, ए बी सी ए बी डी। तो इनके क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे बराबर। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सही है। नाउ अब क्या है कि हम अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, पूरे समांतर चतुर्भुज का, तो पूरे समांतर चतुर्भुज में एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, दो, एक एबीसी और एक एबीडी। तो हम एरिया किसका निकालने जा रहे हैं बताओ, समांतर चतुर्भुज का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एबीसी जब एबीडी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो एबीडी है वो भी एबीसी हो गया। मैं एबीसी का तो क्षेत्रफल लेंगे लेकिन एबीडी के स्थान पर भी क्या रख देंगे, एबीसी। सही है। क्या बताओ, दोनों को पहले रख के बाद कन्वर्ट करें कि 2 टाइम्स एबीसी डायरेक्ट लिख दें, समझ लोगे, नहीं समझ पाओगे तो अलग अलग करते रखो। क्या हो बताओ, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बना है। मतलब एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बना, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, दो त्रिभुजों से मिलके ये बना है। अच्छा ठीक है, अब इधर देखना बच्चों, इधर एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, फार्मूला तो भी बताया था। क्या होता है, बेस इनटू इसकी बेस मान लो कैपिटल बी और हाइट मान लो कैपिटल एच। हाइट तो निकालनी है तुमको। उधर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो सही है, एबीसी का एरिया दिया भी है, तो जो दिया है उसको ऐसे रखेंगे, एबीडी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एबीसी में, क्योंकि एबीडी किसके इक्वल है बताओ, एबीसी के। समीकरण 1 से। सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये हो क्या जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से। ये आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखना यहाँ पर बेस दिया है, बेस कितना आया था, √26। तो यहाँ √26 इंटू हाइट लिख दी
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एबीसी एरिया का 2 गुना, एबीसी एरिया का 2 गुना क्षेत्रफल। अब सुनो हाइट तो निकालनी है और एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया बताओ? 12 परिमाप। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा √26 मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 12 दिया कि नहीं दिया बताओ? एबीसी का क्षेत्रफल 2 इंटू 12 दिया कि नहीं दिया? अब एच देखो, एच कितना निकल आएगा? 12 2 या कितना होता है? 24। तो यहाँ ऊपर तो आ गया 24 और नीचे आपका बन गया कितना? नीचे बन गया √20। अब क्या करोगे बताओ? परिमेय का तो √26 का ऊपर नीचे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जो कैपिटल एच आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 24 √26 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 26। कंसीडर 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12 13। मात्रक लिखोगे कि इकाई लिखोगे? अब इकाई लिखते हैं तो कोई समस्या? और चूंकि ऊपर मात्रक लिखा है तो मात्रक लिखना ज्यादा उचित है। समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो जब ना समझ में आया तो यदि बिंदु D -1/2, 5/2, E 7,3 और F 7/2, 7/2 एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यानी सबसे पहले बच्चों क्या बनाना पड़ेगा? एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु ना, ABC। अब सुनो देखो, शीर्ष ABC के इधर, शीर्ष ABC के तो निर्देशांक नहीं बताए किसके? मध्य बिंदुओं के। तो मध्य बिंदु AB का क्या? D है, और BC का क्या है बताओ? BC का E है, और इस CA का क्या है? CA का F है। तो इसको मिलाएंगे देखो इस प्रकार। तो इस प्रकार DEF हमने बना लिया, DEF। अब सुनना थोड़ा, इसके निर्देशांक देखो, D के निर्देशांक कितने हैं? D के निर्देशांक है हमारे -1/2, 5/2, और E2 कितने हैं? 7, 3 और F के 7/2, 7/2। अब समझना थोड़ा, शीर्षों के निर्देशांक नहीं मालूम तो शीर्षों के निर्देशांक क्या मान लेंगे? x1 y1 और दूसरा x2 y2, तीसरा मान लेंगे x3 y3। अब समझने की कोशिश करना आप लोग, देखना थोड़ा। मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते थे याद है? AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, AB के हमें शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, याद रखना। अर्थात हमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू चाहिए, तब जाके के तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकल आएंगे। सही है? तो AB के मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। सुनो, तो अगर हम D के निर्देशांक निकालेंगे, पहले बात तो दिए हैं, जब दिए होते हैं तो इधर अलग रखते हैं और उधर फार्मूला वाला अलग रखते हैं। तो कितना दिया बताओ? -1/2, 5/2। अब वैसे कितने होते हैं? x1 plus x2 y2, y1 plus y2 y2। पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा तो क्या होगा बताओ? -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 plus x2 y2, 2 से 2 तो x1 plus x2 कितना आ गया? -1। डाल दिया इक्वेशन। आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है, वो समीकरण बना के हल करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर, अर्थात 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 plus y2 अपॉन 2, 2 से 2 तो y1 plus y2 वैल्यू कितनी आ गई? y1 plus y2 वैल्यू आ गई 5। डाल दिया इक्वेशन सेकंड। अच्छा, जिस प्रकार ये लिखा हम इसी प्रकार लिख के डायरेक्ट लिख दिया कर, मतलब समझ लोगे कि हम ये लिखे कि BC के मध्य में लिखे नहीं देते, पूरा लिखें इसी प्रकार लिख दें, वैसे ज्यादा समय लगेगा तो हम लिख देंगे इसी प्रकार, क्योंकि एक बार तो ऊपर लिख दिया है, इसे एग्जामिनर जान जाएगा कि जो तुम लोगों ने किया होगा इसी प्रकार किया होगा, तब लिख देंगे इसी प्रकार।
वो तुम्हारी मर्जी, तुम लिखना चाहो तो पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक, अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, BC के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, और हम अगर इसी प्रकार लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ई के डायरेक्ट निर्देशांक ही लिख देंगे। यानी ई के निर्देशांक कितने हैं बताओ, 7, 3। और वैसे कैसे होते फार्मूले, पहले से पहला जोड़ के आ था, अब दूसरे से दूसरा जोड़ के आ, अर्थात x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 y2 कामा y2 प्लस y3 डिवाइडेड y2। पहला निर्देशांक पहले के बराबर, दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर, अर्थात कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 7 जा 14। तो फिर x2 x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, हाँ x2 प्लस x3 इक्वल टू 14 डाल दिया इक्वेशन। अब फोर्थ बना लो इसी प्रकार, देखो कैसे दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर, तो डायरेक्ट करना है, समझ लो। हाँ, नीचे ये किसमें है, डिवाइड में है, इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो 2 3 6 कर दे डायरेक्ट, समझ लोगे। तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, y2 प्लस y3 इक्वल टू 6। इसको हम डालते हैं समीकरण कितना, इसको डाल दिया समीकरण 4। अब इसी प्रकार कौन सा मध्य बिंदु रहेगा बताओ, अब रहेगा f, तो इसलिए अब f के निर्देशांक निकालेंगे, तो f के निर्देशांक दिए कितने हो, 7y2 कामा 7y2। वैसे कैसे होते हैं, वैसे पहले से पहला जोड़ के हाफ, अर्थात x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, दूसरे से दूसरा जोड़ के हाफ, अर्थात y3 प्लस y1 अपान 2। तो देखो अब डायरेक्ट इसमें भी करेंगे, समझोगे नहीं कैसे, देखो 7/2 को जब इसके इक्वल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कौन चीज बराबर होगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 7, नहीं x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, सही है। इसको डाल दिया इक्वेशन 5। आगे बताओ कितना हो जाएगा, तुम ही बताओ, y1 प्लस y3 इक्वल टू 7 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, इक्वल टू 7। इसको डाल दिया समीकरण, समीकरण तो बन गए सभी, अब केवल हल करना है, सॉल्व करना है, x y वो सबके मान करना। देखो क्या करेंगे कि समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 3 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 3 व समीकरण 5 को जोड़ने पर, तो जो बच्चों जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स x1 और 2 टाइम्स x2 फिर 2 टाइम्स x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट में देखना थोड़ा, -1 और -1 फिर कितना है प्लस का 14, उसके बाद कितना बताओ 5 प्लस का 7, तो 14 7 21 कितने गया 20, तो 2 कॉमन ले लो इधर से, इधर 2 कॉमन ले लो, कितना रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20 ना, कैसे कर दो 2 दामन 20, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको डाल दिया समीकरण 7, समझ रहे हो, इसको 7 डाल दिया। अब इसको जोड़ो तो y वाले कौन कौन से हैं, समीकरण 2 अब समीकरण 2 समीकरण 2 4 हुआ, समीकरण 6 को जोड़ने पर, इसको जोड़ो कितना कितना y1 2 बार आएगा ना, y1 कितनी बार आएगा 2 बार, y1 2 बार आ जाएगा था 2y1 हो जाएगा, फिर 2y2 हो जाएगा, उसके बाद 2y3 हो जाएगा, तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट में 5 है तो कितना है 6 है, 5 प्लस 6 उसके बाद 7। अब आप ये देखना कि 2 कॉमन ले लें इधर, तो अगर हम इधर 2 कॉमन ले लें तो कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और इक्वल टू 6 5 11 और 7 18, तो यहाँ कैंसिल करें तो 2 9 18 होता है कि नहीं होता है, तो इस प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 की जो वैल्यू आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी 9, सही है।
ये तो 9 वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिए, इसको डाल देंगे समीकरण 8, बस 8 तक पढ़ेंगे। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 8 से 8 को घटा लीजिए, क्योंकि एक में x1 x2 था। देखना समीकरण 1 में क्या था, x1 x2 था। तो समीकरण 1 व 8 को घटाने पर, समीकरण 1 व 8 को 7 है कि 8 है, 7 को समीकरण 1 और माइनस समीकरण 7, समीकरण 1 माइनस समीकरण 7। अब बताओ समीकरण पहले 7 लिख लेते हैं या पहले 1 लिख लो। 1 कितना है बताओ, x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस, अब 7 लिखो, 7 लिखो, x1 प्लस x2 प्लस का x3। वैसे बड़ा पहले लिखा करो, छोटा बाद लिखा करो। यहाँ पर लिख लो पहले 7, कौन सी लिख लें 7, और यहाँ पर लिख लो समीकरण 1। सही, अब 7 बोलो सही कितना है, 7 है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। अब बोलो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू -1। यस सर। अब घटाने में साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर नीचे कोई है नहीं, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो कुछ नहीं, साइन नहीं चेंज होगी। ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, इधर कितना हो गया x3, तो x3 की वैल्यू आ गई 10 और 1 कितनी हो गई 11, एक वैल्यू आ गई। हाँ, अब x3 की वैल्यू किसमें रख दोगे, x3 की वैल्यू किसमें रखोगे, तो पहले और भी निकाल दो ना। अब देखो इधर x2 x3 किसके में आ गया, 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन सा, x2 कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर डायरेक्ट निकाल के समझोगे, Yes, sir. थोड़ा डायरेक्ट समझोगे, डायरेक्ट कैसे होगा ये भी तो समझ लो। जैसे ये समझो, ये x1 x3 है, x1 x3 की वैल्यू कितनी थी 7, तो यहाँ x1 और x3 के स्थान कितना समझोगे 7, तो ये प्लस का 7 उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो 10 में से 7 गया 3, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। समीकरण 3 में रख दो, लिखना डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, समीकरण 3 में रख दो ना, अरे कोई बात नहीं, वैल्यू तो निकल रही है। समीकरण 3 में दो, ये तो ज्यादा क्या करेंगे, देखो समीकरण 7 को किससे घटाने पर, समीकरण 7 से 5 घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 7 माइनस समीकरण 5। अब डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे, डायरेक्ट हो रहा है, समीकरण 7 और माइनस समीकरण 5 बनाई तो 4 महीने। देखो अच्छा, समीकरण 7 वही फिर से उतारो, वही नोट करना है, x1 प्लस x2 प्लस का x3 इक्वल टू कितना है 10, और समीकरण ये 5 कितना है x1 और x3 को x3 के सामने लिखना, x3 को x3 के सामने इक्वल टू कितना है 7। तो आप ये देखिए साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और उधर भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 7 या 3, वही तो बता रहे थे 3 आएगी। अब x3 और x2 की वैल्यू आ गई, तो अब किसकी वैल्यू बची x1 की, तो x2 और x3 की वैल्यू किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x2 x3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x2 व x3 का मान समीकरण 7 है। समीकरण 7 में रखने पर ना, 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, तो जब समीकरण 7 में बच्चों रखेंगे, देखो x3 की वैल्यू 11, x2 की वैल्यू 3 में आप रखो, x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 ऐसे रखो, और x2 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू कितनी है 3 और x3 की वैल्यू कितनी है 11, और उधर कितना है उधर 11। तो आप ये देखिए 11 और 3 14, प्लस का 14 उधर किसमें जाएगा, तो 14 में से 10 हटा दो -4, तो आपकी तीनों वैल्यू आ गई, x1 x2 x3 आ गए। अब क्या रह गया y1 y2 y3, तब जाके शेष निकल आएंगे। समझ में आई बात, इतना पहले नोट कीजिए। देखना अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 8 में रखने, समीकरण 2 का मान समीकरण 8 में रखना। समीकरण 2 का मान समीकरण 8 में रखना। समीकरण 2 का मान है कितना, y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना है बताओ 5, तो इसके स्थान कितना रख देंगे 5, तो यहाँ 5 रख दिया, अब प्लस का y3 इक्वल टू कितना हो गया 9, सुनो तो y3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और माइनस का 5, 9 5 गया,
तो y3 की वैल्यू आ चुकी है 4। अब वैल्यू कितनी चाहिए हमको? वैल्यू चाहिए हमको y3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। y3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। 6 समीकरण यहाँ भी करने का तैयार होने समीकरण है y2 + y3 y3 का मान समीकरण 4 में रखने पर बोलो समीकरण 4 कितना है? y2 + y3 y2 + y3 प्लस y3 = 6। इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकली है y3 की निकली है, 4 रख दो। 5 तो y3 और प्लस का 4 इक्वल टू 6। प्लस 4 उधर किस में जाएगा? तो 6 - 4, 6 में 4 निकाल दो। y3 वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब y1 के लिए क्या करोगे? y2 का मान रख देंगे समीकरण 2 में। भाई सर जी 2 की वैल्यू आई है। हाँ ये तो वैल्यू आई y3 की 2, y3 की वैल्यू आई है 2 ना। y3 की y2 का मान समीकरण y2 की y3 के ऊपर आ चुकी है। अच्छा ये y2 चल रहा था ना। y2 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कोई बात नहीं, y2 रख लो। y2 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रख देंगे। हाँ y2 का मान समीकरण 2 में रखो। y2 का मान कितना था बताओ? ये 2 है, समीकरण वो कितना था? 2 बोलो कितना है? y1 + y2 y1 + y2 = 5। ठीक। अब जो है y2 की वैल्यू रखनी है। कितनी y2 की वैल्यू? 2। तो y2 के प्लेस पर रख दो 2। तो y1 + 2 = 5। तो y1 = 5 - 2। 5 में से 2 गया। 3 अब देखो, अब वैल्यू बताना शेष के निर्देशांक चाहिए थे किसके? बताओ x1 y1 कितना है? पहले x1 कितना है बोलो, जल्दी जाओ। -4 अब y1 y1 है 3 ठीक। अब इधर x2 y2 बताओ, x2 कितना आया? 11 x2 11, y2 x2 कितना आया? अब y2 y2 है 3 y2 में 3, y2 2 का क्या बोल रहा है यार? तोड़ देंगे बिल्कुल। x3 कितना है? x3 x3 है 11 और ये y3 4 y3 है 4। तो ये शेषों के निर्देशांक बच्चों निकाल लेते जो कि निकल आए हैं। -4, 3, 3, 2 और 11, 4। समझ में आया क्वेश्चन? इतना सा क्वेश्चन।